जय हिंद साथियों। पार्थ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को ये बात पता है कि हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला का आज पार्ट फोर्थ। पार्ट थ्री में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और पार्ट थ्री तक मैंने आप लोगों को काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस किए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है। उम्मीद है आप लोग अपने बहुत अच्छे नोट्स बना रहे होंगे और इन्हें आप लिख रहे होंगे। आप इन्हें समय समय पर रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से चलने दें, क्योंकि काफी वैकेंसीज है इस बार और हम इन वैकेंसी में कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन इस बार लेने वाले हैं। तो चलिए आज का मॉक फोर हम शुरू करते हैं बिना देर किए। और मॉक थ्री के सभी कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करें अपनी प्रॉब्लम, हम लोग उसे जरूर पढ़ते हैं और उसका निदान जो है हम लोग आपको कमेंट में ही देंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मॉक फोर्थ पार्ट फोर्थ इस सेशन का, और इस सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना देर किए बिना समय गंवाए, आज का एक बहुत अच्छा थॉट आप सभी के लिए कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी किसी को हरा नहीं सकती। काफी अच्छी बात है। अगर कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, अगर हमने ठान लिया है कि हमें जीतना है तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में व्यक्ति अपनी सफलता तक जरूर पहुंचता है। और हमें हिम्मत नहीं हारना है, बढ़ते रहना है। हमारा हर एक दिन एक नए कदम की ओर होना चाहिए, एक नई मंजिल की ओर होना चाहिए। चलिए तो इसी आशा के साथ में शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो आज के सेशन का होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले सेशन में दिया गया था, और वो सेशन क्वेश्चन था हमारे पास कि इनमें से कौन सी धातु है जो पारद मिश्र धातु नहीं बनाती, यानी मिश्रण नहीं बनाती। पारे के साथ इसका मिश्रण नहीं बनता, इसको हम लोग समझने वाले हैं। यह कौन होगी? तो यहां ऑप्शन दिया गया है जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम और लोहा। अगर हम इसको डिस्कस करें कि यहाँ पारा जिसे हम लोग Hg के नाम से जानते हैं, इसमें अगर यह पारा किसी के साथ में अपनी मिश्र धातु का निर्माण करता है, या जिसे हम लोग एलॉय के नाम से जानते हैं, तो इसका जो मिश्रण निर्माण होगा इसे हम लोग अमलगम के नाम से जानते हैं। अमलगम के नाम से जानते हैं। अब अमलगम कुछ खास धातुओं के साथ में यह पारा बनाता है, और यह अमलगम यहाँ सभी के साथ अगर हम जस्ता, तांबा और मैग्नीशियम देखें तो यहाँ निर्माण करेगा। परंतु यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कमेंट बॉक्स में आप सभी के जवाब आते हैं पर काफी कम बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि मैंने आपसे कई बार बोला है कि आपके लिए सभी के लिए यह होमवर्क प्रश्न होता है। आप सभी को इसका डिटेल नोट लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हम लोगों ने डी ऑप्शन को यहाँ पर सही माना है। आयरन के साथ में पारा होगा, यह मिश्र धातु नहीं बनाता है। पारे की बनी मिश्र धातु अमलगम के नाम से जानी जाती है। चलिए यहाँ का एक कंपाउंड भी आप लोगों को अपने नोट्स में इन्वॉल्व करना है। यहाँ इस कंपाउंड का नेम है HGS। पारे का एकमात्र यह अयस्क होता है, और इस अयस्क में आप लोगों को ध्यान से समझना है कि इसे हम लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से इस अयस्क को हम लोग जानते हैं, और इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड इसे हम लोग जानेंगे, और मर्क्यूरिक सल्फाइड का फार्मूला होगा HCS। इसे हम लोग सिंदूर के नाम से भी जानते हैं, इसे सिंदूर के नाम से भी जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पारा और पारे से बनी मिश्र धातु आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए आज के मॉक 24 की शुरुआत इसके पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग करेंगे। आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए और शुरुआत करते हैं इस शानदार जानदार धमाकेदार सेशन की। आज के सेशन का पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थ और उसकी अवस्था, वहां के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसमें कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं, या फिर इन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, इन्हें हम लोग समस्थानिक के नाम से जानते हैं। अब समस्थानिक की बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा टर्म आता है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को सेट करने वाला हूं। इसका नाम है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक माने जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हम लोग देखने वाले हैं। नंबर 1 आप लोग पढ़ोगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में नंबर 1 होता है प्रोटियम, और इस प्रोटियम को हम लोग 1H1 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 0 मानी जाती है। वही अगर हम बात करें ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम इसका दूसरा वाला आइसोटोप्स माना जाता है। इसका अगर हम लोग सिंबल देखें 1s2, ये 1 यहाँ पर इसके एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, और ये 1 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके एटॉमिक मास को शो कर रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, और ड्यूटेरियम से ही आप लोगों को यह जानकारी होगी कि इससे भारी जल या फिर D2O का निर्माण होता है। भारी जल भी इसे कहा जाता है, और इस जल को एग्जाम के द्वारा गुरुजल के नाम से भी पूछा जाता है कि गुरुजल किसे कहते हैं, भारी जल किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर ये होने वाला है। इसका हाई डेंसिटी होता है भारी जल का, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम लोग हैवी वाटर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आइसोटोप्स इसका होता है ट्राइटियम, तो ट्राइटियम को हम लोग बोलेंगे 1H3 इसका तीसरा आइसोटोप्स, और यह माना जाता है कि ट्राइटियम हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी समस्थानिक भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसके अंदर रेडियो एक्टिव का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग रेडियोधर्मी समस्थानिक के नाम से भी जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतनी जानकारी यहाँ से समझ में आई होगी। तो यहाँ हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या पूछी गई थी, जो बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, और मैंने इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने यहाँ पर दे दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 आज के सेशन को आप जल्दी से ध्यान से देखिएगा कि किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। संतृप्त विलयन का मतलब होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए संतृप्त विलयन का मतलब होगा कि जब कोई विलयन का हम लोग निर्माण करते हैं या किसी सॉल्यूशन को हम लोग बनाते हैं, तो यह सॉल्यूशन 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है। पहला पदार्थ जिसे हम लोग विलय कहेंगे, और दूसरा पदार्थ जिसे हम लोग विलायक के नाम से जानते हैं। यानी विलय पदार्थ या फिर इसे हम लोग सॉल्यूट मटेरियल के नाम से जानते हैं, और यह सॉल्वेंट नामक पदार्थ होता है। वही यहाँ पर निर्माण हो जाएगा सॉल्यूशन का। ये क्या होते हैं, तो अगर हम लोग इसको देखें, जैसे हम लोगों को पानी और शुगर का एक घोल निर्मित करना है, तैयार करना है, तो हम लोगों ने वहां पर जो सॉलिड मटेरियल लिया, विलय पदार्थ लिया, वह विलय पदार्थ एक प्रकार का शक्कर होगा। शक्कर को हम लोग यहाँ सॉलिड मटेरियल बोलेंगे, और वही जो हम लोगों ने लिक्विड लिया उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। पानी वहां पर सॉल्वेंट माना जाएगा। और आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने वाला हूं कि पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं, सार्वत्रिक विलायक भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो विलयन हम लोगों ने विलायक, विलय प्लस विलायक को हम लोगों ने मिलकर विलयन के नाम से जाना। संतृप्त का मतलब होगा कि ऐसा विलयन जिसके अंदर अगर हम लोग तापमान न बदले, और तापमान न बदले तो उसमें और अधिक विलय पदार्थ की मात्रा को नहीं मिलाया जा सकता। जैसे हम लोगों ने पानी में इतनी शुगर को डाल दिया कि अब उसके अंदर और भी एक्स्ट्रा शुगर को घुलने की क्षमता नहीं बची, और यह बिना तापमान बदले, तापमान को नहीं बदला जाए तब की बात हो रही है, अपरिवर्तित रहे, तापमान अपरिवर्तित रहे। इस कंडीशन में अगर इसमें और एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉलिड मटेरियल को हम लोग अगर नहीं घोल पा रहे हैं, तो उन्हें हम लोग संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि संतृप्त विलयन कैसा होता है। क्या यह रंगहीन होता है, क्या यह अत्यधिक रंगीन होता है, यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वही अगर हम लोग देखें तो अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है, या फिर क्या ये सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं। तो डियर मैं बताना चाहूंगा जो विलयन होते हैं उनमें सस्पेंडेड पार्टिकल होने का कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं होता। सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब आप समझिएगा कि आपके पास में पानी का भरा हुआ एक ग्लास है, और इस ग्लास के अंदर वाटर भरा हुआ है, और इस पानी के अंदर भरे हुए ग्लास में हम लोगों ने कुछ भी मिट्टी को या बड़े से किसी दाने को डाला, यहाँ पर किसी भी पार्टिकल को डाला, और इस पार्टिकल के जो अणु हैं हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब है कि बड़े आकार के अणु जो किसी द्रव के अंदर अघुलनशील अवस्था में पड़े रहते हैं, तो इसे हम लोग सस्पेंडेड या निलंबित प्रकार के पदार्थ कहेंगे। तो वही इसका सही जवाब हम लोग देखेंगे, अधिक ठोस विलय पदार्थ घुलने में यह असमर्थ होता है, इसलिए इसको हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना है। तो उम्मीद है आपको इतनी जानकारी यहां से समझ में आई होगी। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग टारगेट करेंगे।
काफी अच्छे क्वेश्चन है आज के सेशन में, आप लोग देख पा रहे होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड सेशन में हम लोग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया कि लॉन्ड्री साबुन क्या होता है, यानी आपको सोप का कंपोजिशन यहाँ पर बताना है कि साबुन किससे बनाए जाते हैं। कपड़ों की धुलाई करने के लिए इन साबुन का इस्तेमाल किया जाता है और कपड़ों से जो गंदगी है उसको निकालने के लिए। तो ये साबुन का कंपोजिशन अगर हम लोग देखें तो क्या यह एक प्रकार के अगर हम लोग देखें मिक्सर ऑफ सोडियम सॉल्ट एंड हायर फैटी एसिड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, यानी प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा के सोडियम लवणों का मिश्रण। क्या यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या फिर यह सोडियम क्लोराइड, या फिर यहां पर दिया गया है सल्फोनिक एसिड। देखिए सल्फोनिक एसिड साबुन के अंदर कंपोजिशन में नहीं पाया जाता। जब भी आप लोगों को सल्फोनिक एसिड पढ़ने को मिले, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि यह अपमार्जक होने की एक विशेषता होती है कि अपमार्जक में सोडियम और पोटेशियम के या उच्च वसीय अम्लों के साथ में सोडियम पोटेशियम के सल्फोनिक आयन घुले होते हैं, ये अपमार्जक होता है। वही अगर हम लोग साबुन की बात करें तो साबुन के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ हायर फैटी एसिड के फॉर्म में कोई भी एक समूह होगा और यहाँ पर या तो सोडियम या फिर यहाँ किसी भी प्रकार के पोटेशियम लवण को, और ये लॉन्ड्री साबुन होते हैं यानी ये कपड़े धोने के साबुन होते हैं। और वही यहाँ पर हम देखें ये नहाने के साबुन बनाए जाते हैं पोटेशियम लवण से, और सोडियम लवण से निर्माण किया जाता है कपड़े धोने के साबुन को। तो हम लोग देखने वाले प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसी अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होना है। आपको यहां से अपने नोट्स में इन सारी बातों को, जितनी बातें मेरे द्वारा बताई गई हैं, आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि वायु के नमूने में क्या होना, वायु के नमूने में क्या है। इसके ऑप्शन है कि केवल ऑक्सीजन गैस। तो वायु का अगर हम कंपोजिशन देखें तो वायु के कंपोजिशन में अलग अलग प्रकार की गैसेस होती है। अगर हम लोग इसका कंपोजिशन देखें तो संगठन में हम सबसे पहले नंबर पर लेने वाले हैं नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन है वायु में वो 78% के अप्रोक्स होता है। वही हम ऑक्सीजन की बात करें तो 20.96%, या इसे आप अप्रोक्स 21% भी ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड पर CO2 होने वाला है 0.03% के अप्रोक्स। वही अगर हम लोग आर्गन गैस की बात करें AR, अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा पाई जाती है आर्गन गैस 0.93%, और यहाँ पर बाकी चीजें भी होगी, वाटर वेपर भी होगा, यानी जिसे हम लोग जल वाष्प भी बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ देखें ऑप्शन में तो केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, केवल ऑक्सीजन रॉन्ग होने वाला है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को हम समझेंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैस है। बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी होने वाली है, इसका नाम होने वाला है नाइट्रोजन। और वही कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन कई बार एग्जाम्स टारगेट कर चुका है कि 0.03% के अमाउंट में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो इस प्रश्न से हम लोगों ने इतनी सारी जानकारी को लिया है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। आपको बताना है कि यहाँ जो एलिमेंट है नाइट्रोजन है ना, जिसका सिंबल एन होता है, इसका क्या महत्व होने वाला है, इंपोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन बताना है। क्या यह शरीर के लिए अत्यावश्यक है, या फिर यह ऑक्सीजन को तनु करती है, जो कि अन्यथा अगर हम लोग यहाँ पर इसका डेंस ले तो ये इस अवस्था में अत्यंत क्रियाशील हो सकती है, या फिर यह ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है, या फिर वायु के घनत्व को यह कम करने का काम करती है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम नाइट्रोजन का रेशियो देखें तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कुल 78% पाई जाती है। वही अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर होगी 21% के अप्रोक्स। अब ऑक्सीजन अगर यहाँ देखें तो ऑक्सीजन का जो घनत्व होता है वो थोड़ा कम होता है। अगर यहाँ नाइट्रोजन ना हो तो नाइट्रोजन के नहीं होने के कारण ये ऑक्सीजन अपना डेंसिटी बढ़ा लेगी, और हाई डेंसिटी ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील मानी जाती है, अति क्रियाशील मानी जाती है, अति क्रियाशील मानी जाती है। तो यह बात आप लोगों को समझना है कि अगर नाइट्रोजन ना हो तो नाइट्रोजन ना होने की वजह से ऑक्सीजन जो होगी वो हाई कंसंट्रेट बन जाएगी, जिसकी वजह से इसका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, और रिएक्टिविटी बढ़ेगा तो यहां पर हम लोग देखेंगे कई प्रकार की क्रियाएं संभव है। इसलिए नाइट्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को डाइल्यूट किया, यानी इसे इसने तनु बनाया। तो इस वजह से नाइट्रोजन का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो सही आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर
बी, यह ऑक्सीजन को तनु करने का काम करती है, क्योंकि अगर डेंस रहेगी ऑक्सीजन तो यह अत्यंत क्रियाशील मानी जाती है। तो चलिए, इस प्रश्न का आप सही जवाब आप लोगों को मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि रसोई गैस किसका एक मिश्रण होता है, यानी हमने घर में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है उसमें किन किन गैसों का मिश्रण आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब हम देखेंगे कि क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हो सकता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और एथिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन। चलिए, तो इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्राकृतिक गैस का, यानी जिन्हें हम नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, तो CH4 इसका मुख्य संघटक गैस हो जाएगी, जिसका नाम होता है मेथेन। वही अगर हम लोग एलपीजी को देखें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो यहाँ मुख्य संगठक गैस के रूप में दो गैसें आप लोगों को प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, यानी जिसे हम लोग C4H10 और C3H8 के नाम से भी जानते हैं, ये इनका केमिकल कंपोजिशन होता है। मुख्य संगठक गैस में ब्यूटेन को हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि सिगरेट लाइटर में भी जो ब्यूटेन गैस है वो प्रमुख रूप से मुख्य उत्तरदायी गैस मानी जाती है। वही एलपीजी में इसका कंपोजिशन सबसे ज्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों गैसें यहाँ पर रंगहीन गंधहीन गैस मानी जाती हैं, यानी ये कलरलेस होगी और ना ही इनके अंदर किसी प्रकार की गंध होगी, रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। तो यहाँ जब एलपीजी का लीकेज हमारे घरों में होता है तो वो जो गंध आती है वो किस गैस की होती है, तो यहाँ गंध के लिए एक विशेष गैस को मिलाया जाता है और इसका नाम है एथिल मर्केप्टन। एथिल मर्केप्टन नाम की एक गैस है जिसका केमिकल कंपोजिशन C2H5H5SH होता है। C2H5SH होता है एथिल मर्केप्टन। गंध के लिए एलपीजी में एथिल मर्केप्टन को मिलाया जाता है। तो उम्मीद है इतना सही कंटेंट आप लोगों को समझ में यहाँ पर आया होगा। काफी महत्वपूर्ण कंटेंट है जो हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस किया। इसी प्रकार आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, डिटेल नोट्स के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोगों ने देखा, सही जवाब ब्यूटेन प्लस प्रोपेन है, ऑप्शन नंबर बी। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का मिश्रण होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन पाई जाती है। चलिए, तो यह समझ में आपको आ चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट को हम लोग टारगेट करेंगे। क्वेश्चन 7 आप सभी के सामने, ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है वे क्या हो जाते हैं। काफी यूनिक क्वेश्चन है कि जब हम लोग किसी भी ईंधन को जमाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही होते हैं पेट्रोल, और ये हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, यह कहाँ कन्वर्ट होंगे, क्या ये वातावरण में आ जाते हैं, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं, परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, या फिर इन्हें हाइड्रोकार्बन में बदल दिया जाता है। तो देखिए, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि जितने भी ईंधन वाले पेट्रोलियम ईंधन वगैरह होते हैं ये एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, और हाइड्रोकार्बन मिश्रण होता है हाइड्रोजन और कार्बन का। वही जब इन्हें जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम लोग यहाँ ऑक्सीजन को ऐड करें, यहाँ ऑक्सीजन को ऐड करें, तो यहाँ कहीं ना कहीं हल्का मात्रा जलवाष्प का निर्मित होता है, जलवाष्प का निर्मित होता है, और वह यहीं पर निर्मित हो गई होगी कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप सभी को यह जानकारी समझ में आ गई होगी कि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो वे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही जवाब होना है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है कि लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उनके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यानी लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। आप सभी को पता होगा कि आयरन एक प्रकार की क्रियाशील धातु मानी जाती है। क्रियाशील धातु का मतलब होगा कि अगर हम आयरन को वायुमंडल में खुला छोड़े तो यह अन्य अपने यौगिकों का निर्माण कर लेती है, और जिसकी वजह से इसके कंपाउंड या इसका कलर या इसका नेचर चेंज हो सकता है। तो हमारे पास में एक छोटा सा टर्म होता है जंग, यानी रस्टिंग होना। धातुओं में उनके यौगिक बन जाते हैं और धातुएं अपने मूल रूप को खो देती हैं, और धातुओं के अपने मूल रूप को खोने की इस प्रवृत्ति को हम लोग जंग लगना कहते हैं। जंग का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O।
इसे हम लोग अगर देखें तो यह एक प्रकार का कंपाउंड है जिसे हम लोग जंग का नाम देते हैं, और यह एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। तो फेरिसोफेरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो यह जंग का रासायनिक नाम होता है। अगर हम लोग इसके रंग की बात करें तो लाल भूरा रंग होता है जंग का, और जंग लगने पर वजन पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जिंक का कोटिंग कर देते हैं, और जिंक की यह परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण के नाम से जाना जाता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया के नाम से इसे हम लोगों ने यशद लेपन या यशदीकरण के नाम से भी पढ़ा हुआ है। तो आप सभी इस बात को लिख लें कि यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण क्या होता है, किसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिससे उससे जंग को बचाया जा सके, जंग प्रतिरोधी बनाया जा सके। वही वल्कनीकरण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो रबर होता है उसके अंदर सल्फर मिलाया जाता है जिससे उसकी प्रत्यास्थता को बढ़ाया जा सके, यानी वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो उम्मीद है आप सभी को इतना जवाब यहाँ पर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को हम टारगेट करने वाले हैं। 9 आप सभी के सामने है कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा किस में होती है, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन इज कहां। यहां पर देखा जाएगा, पहला ऑप्शन है इस्पात आपका, यहां दूसरा ऑप्शन है कच्चा लोहा, पिटवा लोहा या फिर ढलवा लोहा। देखिए कार्बन क्यों मिलाया जाता है धातुओं में, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम लोग इस्पात की बात करें, इस इस्पात को हम लोग स्टील के नाम से भी जानते हैं, स्टील के नाम से भी जानते हैं। यहां क्या होगा कि जब हम लोग आयरन के अंदर या लोहा के अंदर हम लोग क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं। और कार्बन की यह मात्रा होती कितनी है, तो अगर हम लोग देखें तो 0.5% से लेकर 1.5% के अमाउंट में कार्बन होता है, क्योंकि यहां पर लोहे में थोड़ी कठोरता देने के लिए उसमें कार्बन मिलाना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसे हम लोग इस्पात के नाम से जानेंगे। पर जहां पर न्यूनतम मात्रा होगी, यानी लोहे का सबसे शुद्ध रूप, और लोहे का सबसे शुद्ध रूप रोट आयरन को हम लोग कहते हैं जिसका नाम होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंट सबसे कम होता है। यह बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। इसे हम लोग स्टील भी कह देते हैं। आप सभी ने स्टेनलेस स्टील का नाम भी सुना होगा। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, तो इसका कंपोजिशन होता है आयरन, क्रोमियम और निकल। आयरन, क्रोमियम और निकल के मिलने से क्या बनेगा, यहां पर हल्की सी मात्रा हम कार्बन की भी ऐड कर सकते हैं। तो यह आप लोगों के अलग अलग मिश्र धातुएं हैं, और मिश्र धातुओं का जो टॉपिक है हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आप सभी के लिए सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखने वाले हैं। आज के इस मॉक 4 का 10th क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कोयले की खदानों में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से बनने वाला मार्स गैस है। आप सभी को पता होगा कि मार्स फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द कोल माइंस। कोल माइंस के अंदर क्या होता है कि जब कार्बनिक तत्व सड़ते हैं तो सड़ने की वजह से जो मार्स गैस बनती है वह कौन होती है, तो आप सभी को यह प्रश्न आता है। मार्स गैस ही नाम होता है मिथेन का। आप सभी यहां पर ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हो, मिथेन, जिसे हम लोग CH4 के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पर क्लियर हम लोग करें तो एक कार्बन जो होता है, एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है, और 4 संयोजकता को यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा सहसंयोजी बंध बनाकर पूरा किया जाता है जिसे हम लोग कार्बन कहते हैं, सहसंयोजी बंध बनाकर। तो यहाँ मीथेन में कौन सा बंध पाया जाएगा, तो मीथेन में भी एक प्रकार का सहसंयोजी बंध पाया जाता है जिसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग इसके अंदर पाया जाता है। तो इतनी जानकारी आप सभी को समझ में यहाँ पर आई होगी। अगर हम लोग मीथेन की बात करें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो इसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों में देखने को मिलती है। दलदली क्षेत्रों में मार्स गैस पाई जाती है। वही अगर हम लोग बात करें धान के खेतों में, तो धान के खेतों में भी मार्स गैस की उपलब्धता आपको देखने को मिल सकती है, पैडी फील्ड। वही अगर हम लोग रूमिनेंट एनिमल की आंतों की बात करें, तो रूमिनेंट एनिमल क्या होते हैं, जो जानवर जुगाली करते हैं, अपने खाने को पहले ये स्टोर करेंगे और फिर ये उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो रूमिनेंट पशुओं की आंतों में भी मेथेनोजेंस बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से मीथेन गैस को यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। तो ये 3 चीजें, और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है।
तो चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कि यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। वही अगर हम लोग बात करें कि इसी मीथेन के कारण कोयले की खदानों में काफी बार विस्फोट हो जाता है, कोयले की खदानों में विस्फोट का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तो विस्फोट का प्रमुख कारण मीथेन को ही माना जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोगों ने टारगेट किया। तो बढ़ते इस सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि इस्पात में क्या होता है, स्टील कंटेंट, स्टील का कंपोजिशन क्या है आप लोगों को बताना है। तो यहां दिया गया 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन, 5 से लेकर 10% तक कार्बन, कोई कार्बन नहीं, या ये 20% तक कार्बन होता है। तो अगर हम लोग इस्पात की बात करें स्टील, तो यहां हम लोगों ने अभी देखा था कि इस्पात के अंदर हम लोग आयरन के साथ में मिला देते हैं कार्बन, पर यहां जो कार्बन का अमाउंट होता है ये काफी कम अमाउंट होता है। अगर हम लोग इसको देखें तो यह 0.15 या 0.1 से लेकर 2% तक हो सकता है, 2% तक हो सकता है। इसी को हम लोग इस्पात के नाम से जानते हैं, यानी जिसे हम लोग स्टील भी कहते हैं। यह किस लिए मिलाया जाता है, क्योंकि आयरन के अंदर कठोरता डालने के लिए। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने, आप देखिएगा कौन सा कथन है जो गैसों पर लागू नहीं होता। रूल ऑफ गैसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, पर गैसों के अंदर आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जो गैस होते हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है कि इनमें जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होते हैं। इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वह नहीं पाया जाता, बल नहीं पाया जाता, पर इनके बीच का जो स्थान है या अंतराणुक स्थान, यह सबसे ज्यादा होगा, सर्वाधिक होगा। तो चलिए इसके ऑप्शन को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। क्या इनके अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं तथा दाब उत्पन्न करते हैं? तो बिल्कुल, गैसेस अगर किसी भी पात्र की दीवार से टकराएगी तो यहां पर एक दबाव ये आरोपित करेंगे। इनके अणु आपस में टकराते हैं तो टकरा सकते हैं, इनसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और ये टकराएंगे। फिर यहां पर है कि तापमान बढ़ने से इनके अणु अधिक यादृच्छिक या रेंडमली गति करने से घूमने लगते हैं, जिसे हम लोग गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। यह बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। वही अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यह विशेषता ठोसों की पाई जाती है, न कि गैसेस में। सबसे ज्यादा बंध से बंधे हुए जो अणु होंगे वो ठोसों में होंगे, गैसेस में नहीं होते। गैसेस के अणु थोड़ा दूरी पर स्थित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? देखिए, आप सभी को यहां पर पता होगा कि एक एलिमेंट हम लोग पढ़ते हैं यूरिया, और यूरिया को हम लोग फसलों में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि यूरिया, जिसे हम लोग कार्बामाइड के नाम से भी जानते हैं, कार्बामाइड के नाम से भी जानते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन अगर हम लोग देखें तो NH2CONH2 होता है। NH2CONH2, NH2CONH2, यह यूरिया का फॉर्मूला होता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां नाइट्रोजन 46% अवेलेबल होता है, और यही नाइट्रोजन पौधों में उनकी प्राइमरी ग्रोथ या वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करके उनकी वृद्धि करते हैं, और भी कई प्रकार की क्रिया। नाइट्रोजन एक प्रकार की प्रतिरक्षी गैस भी मानी जाती है। प्रतिरक्षी गैस का मतलब होगा कि यह चीजों को या पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने का कार्य भी करती है। तो यहां वृद्धि के लिए सहायक होने वाला है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होना है इस प्रश्न के लिए। तो यहां आप लोगों ने जाना यूरिया किसके द्वारा बनाया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब देना है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वो किससे प्राप्त किया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख रहे हैं। कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण तापन अवयव यानी हीटिंग एलिमेंट पर जमने वाला सफेद परत को क्या कहा जाता है? आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो यहां पूछा गया कठोरता। अब कठोरता किसके कारण होती है तो मैं बताना चाहूंगा, कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण। जब पानी के अंदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन घुल जाते हैं तो यह जल को कठोर कर देते हैं, यानी जल के अंदर जो है साबुन झाग नहीं देता है, इसे हम लोग कठोर जल कहेंगे।
तो यहाँ जो सफेद परत बनेगी वह किसकी बनेगी? क्या यहाँ शुगर होगी? तो नहीं होने वाला है। क्या यहाँ नॉर्मल सॉल्ट होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। वही अगर हम लोग देखें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ Ca+2 और मैग्नीशियम +2 इसका ये आयन होता है। सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी। और सोडियम कार्बोनेट भी यहाँ पर हमारा रॉन्ग होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जल के अंदर दो प्रकार की कठोरता होती है, एक होता है जल अस्थायी रूप से कठोर और एक होता है जल स्थायी रूप से कठोर। अस्थायी कठोरता को हम लोग पानी को उबाल करके दूर कर सकते हैं, वही स्थायी कठोरता में हम उसे सोडियम कार्बोनेट मिलाकर ही दूर कर पाएंगे। तो यहां हम लोगों ने इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हम लोगों ने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है। अगर हम लोग क्वथनांक की बात करें तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबले, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबले, जिस पर द्रव उबलता है यानी बॉईल करे, उसे हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट के नाम से भी जानेंगे। अगर हम लोग यही जल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अलग अलग पदार्थों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग प्रकार का होता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग नोट करने वाले हैं, पर यहाँ डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग डिस्कस करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वही अगर हमारे पास में अलग अलग प्रकार के पैमाने होते हैं, अगर हम इसे डिस्कस करने वाले हैं केल्विन पैमाने में, तो केल्विन में मिनिमम जो टेम्परेचर होगा वो 273 से लेकर 373 तक होता है। यहाँ पर ये इतना केल्विन होगा। तो हाईएस्ट टेम्परेचर अगर इसका हम लोग बात करें तो 373 केल्विन, 373 केल्विन ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। तो यहां हम लोगों ने केल्विन की बात की है कि केल्विन में पानी इतने पर उबल सकता है। वही अगर मैं आप लोगों से फ़ारेनहाइट की बात करूं तो फ़ारेनहाइट में जो यहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही अगर हम लोग रोमर को डिस्कस करें कि रोमर में यह पैमाना कितना होता है, तो हाईएस्ट पैमाना इसका 80 डिग्री रोमर भी माना जाता है। और इनका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है यहां पर हम लोगों ने 273 को देखा है। यहाँ अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 लोवेस्ट और रोमर यहाँ पर 0 डिग्री, और वही जल का भी हमारे पास 0 डिग्री होता है। तो मैंने आपको ये चारों प्रकार के जो पैमाने हैं इनका लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, जो हिमांक और क्वथनांक के नाम से जाना जाता है। तो केल्विन पैमाने का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 373। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देख रहे हैं। 16 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि बारूद, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है। बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण माना जाएगा? तो अगर हम लोग गन पाउडर की बात करें या बारूद की बात करें तो यहां पर कंपोजिशन को हम लोग देखें तो यहां इसके कंपोजिशन में पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट भी यहां पर हो सकता है। वही अगर हम लोग बात करें चारकोल और होता है सल्फर या फिर गंधक। अगर ये तीनों पदार्थ मिलाए जाए तो एक मिश्रण का निर्माण होगा, और इस मिश्रण को हम लोग गन पाउडर या फिर बारूद के नाम से जानते हैं। अगर यहां पर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस रेशियो में इनको मिलाया जाता है तो 15:3:2 यानी 15:3:2 के रेशियो में इन्हें आपस में मर्ज किया जाता है। वैसे ये एक प्रकार के मिश्रण होते हैं, पर इनका कंपोजिशन यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो आप लोगों को इतना यहां से ध्यान देना है, विस्फोटक पदार्थ इनसे बनाए जाते हैं बारूद से। तो इसका सही जवाब हम देखते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट यहां पर कहां दिया गया है, नाइट्रेट सल्फर और चालकोल, ऑप्शन नंबर सी। ये पोटेशियम नाइट्रेट भी हो सकता है या अगर हम सोडियम नाइट्रेट भी हो सकता है। तो चलिए इसका सही जवाब आपको सी मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आज के लिए 17 क्वेश्चन आप सामने है कि खाद्य परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव्स के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन होता है? तो यहां दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग मीठा सोडा भी बोलते हैं, टार्टरिक एसिड जो इमली अंगूर कच्चा आम में मिलेगा, एसिटिक एसिड जिसे हम लोग CH3COOH के नाम से जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड मेंबर। वही अगर हम लोग बेंजोइक अम्ल की बात करें तो आप सभी ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप पढ़ोगे, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ऐसे हाइड्रोकार्बन माने जाते हैं जो साइक्लिक होते हैं या चक्रीय हाइड्रोकार्बन के नाम से होते हैं। अगर आपने बेंजीन का नाम सुना है तो इस बेंजीन को हम C6H6 के नाम से जानते हैं।
पर जब हम लोग यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे यानी C6H5, तो ये फिनाइल ग्रुप माना जाता है, जिसे हम लोग फिनाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं या फिनाइल समूह। और इस फिनाइल समूह में अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने इस प्रकार से देखा होगा। और इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में अगर हम लोगों ने यहाँ फिनाइल ग्रुप की जगह COOH या कार्बोहाइड्रोक्सी ग्रुप समूह को जोड़ दिया, कार्बोहाइड्रोक्सी समूह को जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल या फिर बेंजोइक एसिड। और ये बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किए जाते हैं खाने को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बता दिया है, स्ट्रक्चर भी बता दिया है, और यह किस समूह से बिलोंग करता है मैंने उसका भी आपसे चर्चा किया है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बेंजोइक एसिड। चलिए, तो कुछ और फूड प्रिजर्वेटिव को आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से आप इसका मुझे जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैस रूप में, यदि यहां पर पूछा गया जब कोई सॉलिड गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन के नाम से जानेंगे, ऑप्शन नंबर सी, जिसके जो एग्जाम्पल है मैंने काफी एग्जाम्पल आपको बता दिए, जैसे कपूर, आयोडीन, एनेप्थिलीन या फिर NH4Cl। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 19 आप सभी के सामने कि किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई किसको कहते हैं। तो कोई भी यौगिक बनता है, अगर हम लोग एक पदार्थ की बात करें तो एक पदार्थ का निर्माण अणुओं से होता है, यानी मॉलिक्यूल से होगा, कोई भी मैटर अणुओं से बनेगा, और यह अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। ऐसा मानते हैं कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण होता है, और यह कथन था जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। अब यहां देखिए कि परमाणु का और भी विस्तृत अगर हम लोग देखें तो इसका डिवीजन नहीं हो सकता, पर यह आज के समय में बिल्कुल संभव है। तो किसी भी कंपाउंड की जो सबसे छोटी इकाई उसकी परमाणु को माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा उसका खुद का एटम। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, टॉप 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला का आज लास्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो आप सभी को इसका जवाब पता है कि यूरिया को एफ होलर के द्वारा बनाया गया था। एफ होलर के द्वारा यूरिया का निर्माण किया गया था, और यह लैब में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक माना जाता है। इसे हम लोग कार्बोमाइड के नाम से भी जानते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला NH2CONH2 भी जाना जाता है। यहां हम लोग इसको देखेंगे तो इन सभी का जवाब आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया। सही जवाब हो जाएगा यूरिया। तो इस टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, जो आप सभी के लिए होमवर्क के लिए होता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे देंगे। क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि पृथ्वी की जो पपड़ी होती है, या फिर इसको हम लोग अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं, भूपर्पटी में एल्यूमिनियम निम्नलिखित में से किस रूप में पाया जाएगा। आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम हमारी अर्थ सरफेस पर या भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु होती है, पर यह धातु किस रूप में पाई जाती है, तो यह क्वेश्चन आप लोगों को जवाब देना है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सेशन काफी अच्छे लग रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में आप हमें इनका रिप्लाई भी करें कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे। तो आज की श्रृंखला में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।